15 फरवरी 2024 थर्सडे के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन कर दिया है। वही इलेक्टोरल बॉन्ड जो इलेक्शन के वक्त फंडिंग का एक मिस्टीरियस सोर्स होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज को अरबों खरबों रुपयों में रेवेन्यू जनरेट करके देता है। 15 फरवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में अब इसकी कोई जगह नहीं। दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन इतना सारा पैसा कहां से आया? साल 2021 से साल 2022 के बीच पॉलिटिकल पार्टीज की 2/3 कमाई अननोन सोर्सेस से हुई थी, और इन अननोन सोर्सेस में सबसे बड़ा सोर्स इलेक्टोरल बॉन्ड था। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? इससे सबसे ज्यादा किसे फायदा हुआ? इलेक्टोरल बॉन्ड इतना कंट्रोवर्शियल मुद्दा क्यों है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर कर दिया? आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 2024 के चुनाव की यह सबसे बड़ी खबर है। Now to the big news from India. The Supreme Court has struck down electoral bonds. देखिए, हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इस डिसीजन का स्वागत करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में, इलेक्शन फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। Problem with the scheme lies is if it doesn't provide a level playing field to political parties, and B, if it suffers from opacity as the argument for the other side is. This is not to prevent. दोस्तों, 1 फरवरी 2017 की बात है जब यूनियन बजट सेशन के दौरान उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड को पेश करते हुए कहा था कि आज़ादी के 70 साल बाद भी देश में पॉलिटिकल पार्टीज को फाइनेंसिंग करने का एक ट्रांसपेरेंट तरीका डेवलप नहीं हो पाया है, जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत जरूरी है। जिसके बाद 29 फरवरी 2018 को सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लागू कर दिया। साल 2018 से पहले अगर कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे डोनेट करना चाहता तो वो सीधा उस पॉलिटिकल पार्टी के पास जाता और उसे जितना भी डोनेट करना होता उतना डोनेट कर देता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसा ना हो जिससे ट्रांसपेरेंसी चली जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि एक ऐसी स्कीम आए जिससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे और इसका एक डाटा भी होना चाहिए कि किसने कितना फंड दिया है और ये जो फंडिंग की गई है ये कितने अमाउंट की है और ये किस पार्टी को दी गई है। दोस्तों, इन्हीं सब बातों के बाद बीजेपी इस स्कीम को यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को लागू करती है। इस स्कीम के तहत अब कोई भी इंसान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट फंड नहीं कर सकता था। पहले उस इंसान को बैंक में जाना पड़ता, और वो भी किसी नॉर्मल बैंक में नहीं बल्कि एसबीआई बैंक में, और ये एसबीआई बैंक के सभी ब्रांचेस के लिए नहीं था। एसबीआई के कुछ चुनिंदा ब्रांचेस में ही पॉलिटिकल पार्टीज को फंड किया जा सकता था। बैंक में जाने के बाद उस इंसान को सारी डिटेल्स देनी पड़ती थी, जैसे उसका नाम क्या है, वो कितना अमाउंट डोनेट करना चाहता है और सबसे इम्पोर्टेंट वो किस पार्टी को पैसा देना चाहता है। ये सभी डिटेल्स देने के बाद उस इंसान को जितना अमाउंट डोनेट करना होता वो उस अमाउंट को एसबीआई बैंक में डिपॉजिट करवा देता है। फिर एसबीआई उस अमाउंट को लेने के बाद एक बॉन्ड जारी करती थी उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर जिसे उस आदमी ने फंड किया था, और इसी बॉन्ड को कहा गया इलेक्टोरल बॉन्ड। दोस्तों, बात यहाँ खत्म नहीं होती है। बॉन्ड जारी होने के बाद एसबीआई उस बॉन्ड को उस इंसान को दे देती थी जिसने फंडिंग की है, और उस इंसान को उस पॉलिटिकल पार्टी को बॉन्ड देना पड़ता था जिसके नाम पर वो बॉन्ड जारी हुआ था। बॉन्ड लेने के बाद उस पॉलिटिकल पार्टी के पास 15 दिनों का टाइम होता था एसबीआई बैंक से अपने पैसे विड्रॉ करने के लिए, और अगर बाई चांस वो पार्टी बॉन्ड जारी होने के 15 दिन बाद तक पैसे विड्रॉ नहीं करती थी तो वो सारा पैसा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी पीएम नेशनल रिलीफ फंड में डाल दिया जाता था। दोस्तों, यही क्राइटेरिया था इलेक्टोरल बॉन्ड का। इसके अलावा इस स्कीम में एक दो बातें और थी। पहला कि ये अमाउंट जो फंड किया जाएगा ये 1000 के मल्टीपल में होगा, मतलब कोई भी चाहे तो 1000 दे या 10,000 या 1 लाख या 10 लाख या फिर 1 करोड़, ये सारा अमाउंट इसी मल्टीपल में डोनेट किया जाएगा। और दूसरी बात ये बोली गई थी कि ये फंडिंग आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप उसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे डोनेट कर सकते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड है और जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन में कम से कम 1% वोट मिले हों। और अगर कोई पार्टी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है या उन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन में 1% से कम वोट मिला है तो आप उन पार्टीज को फंड नहीं कर सकते थे। दोस्तों, ये स्कीम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाई गई थी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने के बाद कुछ एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंसी तो मिली नहीं, बल्कि जो ट्रांसपेरेंसी पहले से थी वो भी एक तरफा हो गई। दरअसल अपोजिशन का कहना था कि फंडिंग का जो भी डाटा है वो सबको कैसे पता चलेगा, मतलब किसने किस पार्टी को कितना डोनेट किया है इसके बारे में कोई कैसे जान पाएगा, क्योंकि फंडिंग की सारी जानकारी तो एसबीआई के पास है और जो रूलिंग पार्टी है वो जब चाहे तब एसबीआई से वो डाटा ले लेगी, लेकिन जो बाकी की
पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तो ऐसा नहीं कर सकती। तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी क्या है? ऐसे में तो जो रूलिंग पार्टी रहेगी वो तो सब जान पाएगी कि किसने किसे कितना पैसा दिया है, लेकिन बाकी की पार्टियों को तो कुछ पता रहेगा ही नहीं। दोस्तों इन्हीं सब की वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड की कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। साल 2017 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड लागू भी नहीं किया गया था, उस वक्त जब ये सिर्फ एक इमेजिनेशन था, तभी आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल ने फाइनेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर कहा था कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिल सकता है और बैंक नोट पर भरोसा भी खत्म हो सकता है। उसके बाद 27 मार्च 2019 को इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया गया, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को इलेक्शन के लिए खतरा बताया गया। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट में यह भी बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाले डोनेशन की ट्रांसपेरेंसी पर काफी गंभीर असर पड़ता है। इन्हीं सब की वजह से साल 2017 और 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई और इसी पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना था। दोस्तों 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कॉन्स्टिट्यूशन की राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का उल्लंघन करता है, जिससे बदले की भावना पैदा होने का डर है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्टिकल 19 सब क्लॉज नंबर 1A का भी उल्लंघन माना है। कोर्ट का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स लॉ में किए गए अमेंडमेंट सिविल राइट का वायलेशन करता है। ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 सब क्लॉज नंबर 1A के तहत वोटर को मिले उस अधिकार का उल्लंघन करता है जिसके मुताबिक पॉलिटिकल पार्टी को मिलने वाले डोनेशन की जानकारी वोटर को पता होनी चाहिए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड पर तुरंत रोक लगाने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने एसबीआई बैंक को यह भी बोला है कि 12 अप्रैल 2019 से अब तक के चुनावों में खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी डिटेल वो इलेक्शन कमीशन को देंगे और वो बॉन्ड्स जो अभी तक विड्रॉ नहीं किए गए हैं उन्हें वापस उन्हीं लोगों को दे दिया जाएगा जिन्होंने उसे डोनेट किया था। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन 31 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी डिटेल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर करे। दोस्तों ये बात तो इलेक्टोरल बॉन्ड की कंट्रोवर्सी की थी, लेकिन रही बात इसकी कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा किसे फायदा हुआ है, तो एडीआर के मुताबिक इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है बीजेपी, जिन्हें 7,945 लोगों द्वारा 719.8 करोड़ रुपए डोनेट किए गए हैं, जो 2021 से 2022 में मिले फंड से 17.12% ज्यादा है। एडीआर की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है कांग्रेस, जिन्हें 894 लोगों द्वारा 79.9 करोड़ रुपए डोनेट किए गए हैं, जो 2021 और 2022 में मिले फंड के कंपैरिजन में 16.27% कम है। दोस्तों ये तो आप भी जानते हैं कि कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इलेक्शन फंडिंग का चुनाव में बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पॉलिटिकल पार्टीज के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। दोस्तों इस टॉपिक में आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के खत्म होने से पॉलिटिकल पार्टीज को नुकसान तो होगा, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि इलेक्शन फंडिंग में ज्यादातर हिस्सा कैश में आता है, जिससे रूलिंग पार्टी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उन्हें पैसा मिलता रहेगा। लेकिन अपोजिशन पार्टी को इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने से पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कोई बड़ा असर नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काफी देर कर दी है। इन पॉलिटिकल पार्टीज ने पहले ही लगभग 16,000 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सी बात सच है? क्या सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देने से सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देर से ही लिया, लेकिन लिया तो, और ये फैसला लेना जरूरी भी था, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमें ये जानने का अधिकार है कि कौन इंसान किस पार्टी को कितने रुपए डोनेट कर रहा है, और ये बात हमें 13 मार्च 2024 के बाद पता चल ही जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको जानना है कि पुलवामा अटैक की असली सच्चाई क्या है तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ। जय हिंद।